हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ये पाठशाला बहुत कोशिश कर रही है कि आप सभी को हर एक सब्जेक्ट की अच्छी सी नॉलेज दे सके और हमको लग रहा है हम इसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं क्योंकि आप सभी को हम अच्छे से सारा कंटेंट और उम्दा एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम अपना दे सकें और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। तो इस चैनल को अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कज़न्स हैं, अगर वो 10th 12th में हैं तो उन्हें बताइए कि वो यहाँ पर आकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जल्दी हम आगे क्लासेस भी आपके कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला आपको इतना कुछ और बहुत ही उम्दा कंटेंट के साथ प्रोवाइड करा रही है, तो मैं यानी कि रूपाली वर्मा आपके लिए लेकर आती हूँ हिंदी का कंटेंट। हिंदी में हम आपको 10th और 12th दोनों ही कवर अप करा रहे हैं अभी, लेकिन न्यू सेशन में हम आगे और भी क्लासेस कवर अप कराएंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th से संबंधित कुछ पढ़ाई हम करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये सारा जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ये सभी कुछ आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ताकि आपके एग्ज़ाम जो बहुत ही नज़दीक हैं आपसे, वो आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो आप सभी को पता है कि क्लास 12th का हम कोर सिलेबस पढ़ा रहे हैं। क्लास 12th में 2 सिलेबस चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं कोर। कोर में हमारी बुक चलती है मेन, वो है आरोह भाग 2, जो हमारी 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। हमने काव्य खंड जो है वो लगभग आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब हम आ चुके हैं गद्य खंड पे। गद्य खंड के सेकंड अध्याय यानी कि दूसरा अध्याय हमारा है बाजार दर्शन। हम उसके आज लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर हम आपको पूरी तरीके से समझा चुके हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करा चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करा चुके हैं। आज जो हम करा रहे हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जो पिछले हमारे एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं, इसलिए हम उन आपके लिए लेकर आए हैं। और दूसरी चीज़ है कि इनको देखकर आप आंसर राइटिंग सीखेंगे और साथ ही साथ आपका जो चैप्टर है वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को, ताकि आप अच्छे से अपना रिवीजन कर सकें और आंसर्स को लिखने का तरीका भी सीख सकें। आंसर आप तभी अच्छे से लिख पाएंगे जब आप क्वेश्चन ठीक से समझ पाएंगे। तो बहुत ध्यान रखिए, सबसे पहला किसी भी क्वेश्चन आंसर्स को करने के लिए होता है कि आप उसको ठीक से समझ सकें, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न है बाजार दर्शन का। लोगों से बाजार क्या कहता है। हम अगर किसी मार्केट में पहुंचते, देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है, जो ये चैप्टर हमने पढ़ा है ये एक्चुअल में हमें से सभी के साथ हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे साथ नहीं हुआ है। इस बाज़ार के जादू में हम भी फंसे हैं और कभी कभी उस बाज़ार को नकार कर भी आए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि हमेशा हम फंस जाते हैं, उसको नकार मतलब ये चैप्टर हम सबकी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हमने जब इसको पढ़ा तो हमें ये चीज़ लगी कि हम सभी मार्केट जाते हैं और उसके जादू में हम फंसते ज़रूर हैं। और कभी कभी होता है कि सिर्फ मार्केट गए और अपनी ज़रूरत का सामान लेकर आए तो वो सारी सजावट धरी की धरी रह जाती है, वो सारा जादू जो है हम पर नहीं चल पाता, ऐसा भी होता है। और अगर आप बाज़ार के जादू से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हम बाज़ार को सार्थकता दें तो हमें क्या करना चाहिए, बाज़ार हमें सार्थकता दे तो बाज़ार के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कवर अप करी है। तो उसी में से ये क्वेश्चन क्या दिया है कि लोगों से बाज़ार क्या कहता है। बाजार चुप होता है, ध्यान रखिए, वो बोलता नहीं है, वो मूक आमंत्रण देता है, यानी कि चुप रहकर हमें अपनी तरफ बुलाता है। कैसा, जब वो सजा हुआ बाजार होता है तो वो चुप रहकर हमें अपनी तरफ बुलाता है। बाजार लोगों को कहता है कि आकर मुझे लूटो। बाजार चाहता है कि व्यक्ति सब कुछ भूलकर उसे देखे। उसकी चमक दमक केवल ग्राहकों के लिए है। ग्राहक बाजार की ओर जाने लगता है और अनावश्यक वस्तुएं भी खरीद लेता है। बाजार को केवल ग्राहक की खरीदारी से मतलब है, यानी कि ये बाजार जो इतना सजा होता है ये चुप रहकर हमें अपनी तरफ बुलाता है और कहता क्या है, आओ और मुझे लूटो। उसे ये मतलब नहीं है कि आपको क्या लेना है, वो कहता है कि बस खरीदो मुझे, चाहे तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ हो चाहे ना हो, ठीक है ना। तो ये होता है उसका आकर्षण, जिसमें हम खिंचे हुए चले जाते हैं। इसको बोला गया है मूक आमंत्रण, जो पाठ में इसको मेंशन भी किया गया है। लोभ के विषय में लेखक के क्या विचार हैं। लोभ अर्थात लालच,
इसके विषय में लेखक क्या कहते हैं। लोभ के कारण ही व्यक्ति आकर्षण में फंसता है, यानी कि हमारे मन में अगर लालच है तो हम क्या होगा, हम आकर्षण में फंसेंगे जरूर। लोभ के कारण मन में इच्छाएं पैदा होती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदना, बाजार में घूमने की इच्छा का पैदा होना, या नए जमाने की नई नई वस्तुओं का संग्रह करना इत्यादि। इस प्रकार बाजार में मांग उत्पन्न होती है। यह लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है। अब कैसे आप समझोगे, लोभ अर्थात लालच कैसे पनपता है, हमारे अंदर कैसे पनपता है। देखिए, अब इसमें हम इसको ऐसे समझते हैं कि हम किसी मार्केट में गए, सपोज हम किसी मार्केट में गए। अब जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें सजी हुई हैं, हम देखते हैं। अब मान लीजिए, अब आपके सामने सबसे पहले जो आ रहा है वो क्या चीज़ है। वैसे तो खाने पीने की चीज़ों में जल्दी लालच आता है, लेकिन हम यहाँ पर कपड़ों का एग्जाम्पल देते हैं। आपके सामने जो सबसे मेन अट्रैक्शन रहा वो है एक कपड़ों की दुकान, ठीक है। आपने वहाँ देखा कि बहुत सारे पुतले लगे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और शर्ट्स पहनी हुई हैं। जब आपने उसको देखा तो आपके मन में लोभ जगा कि हम उसको खरीदना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, हम खरीदना चाहते हैं। और ये लोभ हमारे अंदर क्यों पनपा, क्योंकि यहाँ पर लोभ जो पनप रहा है, यानी कि जो लालच हमारे अंदर पनप रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है समाज में अपने आप को दिखाने की इच्छा। अपना पैसा, अपनी स्मार्टनेस, अपना रुतबा, ये सारी चीज़ें दिखाने के चक्कर में। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ बताई, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदना, ये हमारे अंदर वो लालच पैदा करता है। जब हमने वो कपड़ा सजा देखा तो हमारे अंदर इच्छा क्या जागी, हम उसको खरीद लें। बाजार में घूमने की इच्छा पैदा करना, अब चलो ये दुकान में इतना अच्छा है तो चलो दूसरी दुकान में देख लेते हैं, हो सकता है इससे अच्छा कपड़ा मिल जाए, ठीक है ना। फिर है नई नई वस्तुओं का संग्रह करना। अब ठीक है, सिंपल हम कपड़ों की बात पे छोड़कर हम कुछ और चीज़ों पे आते हैं जिसका आपको बड़ा शौक है। मान लीजिए आपको किसी स्पोर्ट्स का शौक है, आपके सामने स्पोर्ट्स की शॉप है। अब आप बैडमिंटन खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो, आपके पास ऑलरेडी बैडमिंटन और क्रिकेट बैट है, लेकिन जब आप उसमें घुसोगे उस क्या कहते हैं जो स्पोर्ट्स शॉप में, तो वहाँ पर आपको तरह तरह के स्पोर्ट्स आइटम दिखेंगे। आपको लगेगा नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, हम ये ले लेते हैं। आपके पास जो चीज़ है उसके बावजूद आप उस चीज़ को खरीदने की इच्छा आपके अंदर जागेगी, ठीक है ना। ये क्यों हुआ, ये लोभ के कारण हुआ। तो आपके जब फ्रेंड आए आपके घर में, अरे मेरे पास तो ये बैट था, मैं दूसरा ले आया, तो यहाँ पर आपने अपना स्टेटस दिखाने के लिए ये चीज़ आपने करी। तो लोभ या लालच हमारे अंदर हमेशा समाज में अपनी एक अलग पोजीशन बनाने के लिए ही पनपता है, और उस लोभ के कारण हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बाजार दर्शन से आप क्या समझते हैं। अब ये इस पूरे चैप्टर का नाम ही है बाजार दर्शन, तो इससे आप समझ क्या पाए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने बाजार से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ हमें शॉर्ट करके लिखना है। बाजार दर्शन से लेखक का आश्रय है बाजार के बारे में विवरण, जैसे बाजार में क्या क्या मिलता है, बाजार लोगों को क्यों आकर्षित करता है, बाजार के आकर्षण से बचने के क्या क्या उपाय हैं, बाजार के गुण दोषों का वर्णन करिए, बाजार की सार्थकता इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी देना, बाजार के लाभ व हानि के बारे में रोचक ढंग से बताना आदि इसमें शामिल है। तो मतलब हम बाजार के बारे में संपूर्ण जानकारी, चाहे उसका लाभ हो, चाहे उसकी हानि हो, चाहे अपनी इच्छाएं हो, सभी कुछ हमने इस पाठ के अंदर पाया है। तो यही है हमारा क्या, बाजार दर्शन। प्रश्न संख्या 4 है, बाजार को सार्थकता देने का क्या आश्रय है, यह कौन कर सकता है। अब बाजार को सार्थकता, अब देखिए बाजार को सार्थकता देने का तात्पर्य, सार्थकता का मतलब उसे अर्थ देने का, बाजार को अर्थ देने का। अब बाजार किस लिए होता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मेन इसी चीज़ के लिए होता है ना बाजार। मान लीजिए हमें कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, कपड़े चाहिए, बैग चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए, राशन चाहिए, जो कुछ भी है ये सब हमें कहाँ मिलता है, बाजार में मिलता है। और वो हम वहाँ पर जाएं और हमें सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएं, तो वो होता है बाजार की सार्थकता। यानी कि उसका अर्थ तभी है जब वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। और कौन से लोग उसे सार्थकता प्रदान करते हैं, जो
अपने दिमाग में एक लिस्ट बनाकर जाते हैं, सामान की एक लिस्ट हम बनाकर जाएं कि हमारा दिमाग भरा है कि हमें बाज़ार जाना है और ये सारी चीज़ें खरीद के लेके आनी, यानी कि वो लोग जो बाज़ार से सही चीज़ें खरीद कर लेकर आए। अनाप शनाप चीज़ें खरीदने वाले लोग बाज़ार को कभी भी सार्थकता प्रदान नहीं करते हैं। खास तौर से जो परचेजिंग पावर के बल पर बाज़ार जाते हैं वो हमेशा बाज़ार में कपट पैदा करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, बाजार को सार्थकता वे व्यक्ति ही दे सकते हैं जो ये जानते हैं कि वे बाजार से क्या चाहते हैं तथा उन्हें बाजार में से अपने लिए कौन सी आवश्यक वस्तु लेनी है। यानी कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें पता है, हम बाजार जाएं और हम सिर्फ वही चीज़ लेकर वापस चले आएं। ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकता की ही वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। बाजार की सार्थकता इसी में है कि वह लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करे। समझदार ग्राहक ही बाजार को सार्थकता दे पाते हैं। एक्चुअल क्या हुआ कि हम बाजार जाएं और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम सिर्फ वही चीज़ खरीदें और बाजार से लेकर चले आएं। फालतू की चीज़ें खरीदने वाले लोग कभी भी बाजार को सार्थकता नहीं दे सकते हैं। तो कौन हुए? जो ग्राहक अपनी आवश्यकता अनुसार चीजें बाजार से खरीदते हैं, सिर्फ वही ग्राहक बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। बाजार दर्शन पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। तो बाजार की जादुई ताकत क्या है? वो है उसका आकर्षण, उसका इतना सजा होना। हम उसके आकर्षण में फंस जाते हैं। ठीक है ना, जब इतना अब कैसे बनाती है? जब हम बाजार जाएं और हमने सोचा ना हो कि हमें खरीदना क्या है और हमारे पास खूब सारा पैसा भी हो। ठीक है, मान लीजिए हम जाएं मार्केट और हमारे पास में 5,000 रुपये हैं और हम बाजार में पहुंच जाएं और हमने ये ना सोचा हो कि हम 5,000 का हमें खरीदना क्या है, हम सिर्फ पैसे रख के निकल जाएं और हमें नहीं पता कि हम खरीदना क्या चाहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जब हमने सोचा नहीं होगा तो हम बाजार से अनाप शनाप चीज़ें खरीद लेंगे जिसकी हमने ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, वो पैसे हम वेस्ट कर देंगे और फालतू की चीज़ें खरीद के जब घर आएंगे और तो बाद में पछताएंगे, अरे इस चीज़ की तो हमें ज़रूरत नहीं थी, हम फालतू में ले आए। तो उस समय जब हमारे बाजार का जादू हमारे सर पे चढ़ता है ना, तब हमारी बुद्धि काम करनी बंद कर देती है। तब जो चीज़ें हैं वो हम उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो देखिए क्या है, बाजार में हजारों तरह की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इन वस्तुओं में गहरा आकर्षण होता है। इनमें से अनेक वस्तुओं की आवश्यकता ना होने पर भी खरीदने का मन करता है। यही बाजार की जादुई ताकत होती है जो व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है। व्यक्ति बाजार में जाकर वहां की चकाचौंध में खो जाता है तथा अनेक आकर्षक वस्तुओं को खरीदना चाहता है। तो समझ में आया ना कि बाजार का जादू क्या होता है? जब हमारे ऊपर हमारी अपनी ज़रूरत के अलावा हम बहुत सारी चीज़ों को खरीद लाएं तो ये चढ़ जाता है हमारे ऊपर बाजार का जादू। लेकिन एक कंडीशन और होती है जिससे हम इससे बच सकते हैं, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन बताया कि हम अपने दिमाग में एक लिस्ट को बनाकर चल सकते हैं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि पैसे की पावर का रस किन दो रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। तो पैसे की पावर क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर। ठीक है, पैसे की पावर का असली रस परचेजिंग पावर में है, यानी कि सामान को खरीदने की ताकत में है। अब जिसके पास पैसा वही सामान को खरीद सकता है। सिंपल सी एक चीज़ है ना, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हम खरीद पाएंगे? बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे। बाजार में चाहे लाख चले जाएं, हम एक चीज़ नहीं खरीद सकते। तो पैसे की ताकत कहाँ दिखेगी? हमारे खरीदने की शक्ति में। पैसे की पावर से खरीदे गए मकान, संपत्ति दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। दूसरे संयमी लोग पैसे की बचत करके पैसे की पावर का रस प्राप्त करते हैं। अब ये यहाँ पर हुआ, पैसा इकट्ठा होने पर हम आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी कर सकते हैं और हमें किसी से मदद मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब समझ में आया पैसे की पावर का रस किन दो रूपों में प्राप्त किया जाता। पहली चीज़ें ये हैं कि हम पैसा इकट्ठा करें। मान लीजिए आप सभी को कोई अच्छी सी बाइक लेनी है या कोई बहुत अच्छी ड्रेस लेनी है, आपके पेरेंट्स देने के लिए तैयार नहीं है, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो। पैसा इकट्ठा करने के बाद आप उसको क्या करोगे? उस चीज़ के लिए आप खर्च कर दोगे। जो भी आपने सपना लिया है, जो भी हम सोच रहे हैं कि हमको जो है बहुत अच्छी ड्रेस खरीदनी है, सपोज, ठीक है। अब यहाँ पर उस चीज़ को खरीद हम लेंगे तो वो कहाँ से दिखाई देगी? दूर से लोगों को दिखाई देगी। जब दूर से दिखाई देगी तो लोग तारीफ़ करेंगे। तो वो जो तारीफ़ का जो रस है, एक हम वो प्राप्त कर सकते हैं। रस मतलब आनंद, एक वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हम पैसे को इकट्ठा कर लें।
ठीक है। और जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम इस्तेमाल करें, या दूसरों को ज़रूरत पड़े तब हम इस्तेमाल करें, ये दो कंडीशन हो सकती है। तो इन दो तरीकों से पैसों के पावर का रस या आनंद प्राप्त किया जा सकता है। या तो आप उसको खर्च करके तारीफ का आनंद ले लो, या बचा करके विपत्ति के समय जो है उससे बचने का आनंद ले लो। प्रश्न संख्या 7 है, परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। परचेजिंग पावर, परचेजिंग मतलब क्या होता है, खरीदारी, पावर मतलब ताकत। खरीदारी की ताकत हमें अंदर कैसे आएगी, जब हमारे पास पैसा होगा। मैंने बोला ना, हम 5,000 रुपये लेकर अगर हम मार्केट में निकल जाएं और हमारे हाथ में पैसा है, तो मतलब हमारे हाथ में परचेजिंग पावर है, हम उस मार्केट से हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। मेरे हाथ में पावर है उस चीज़ की। अब मान लीजिए हम 1 रुपये भी मेरी जेब में नहीं और हम मार्केट पहुंच जाएं, तो हम ये सब देखते रहेंगे, लेकिन हमारे पास किसी तरह की ताकत नहीं है कोई ताकत। क्यों? क्योंकि उसमें से हम एक भी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। परचेजिंग पावर का अर्थ है पैसे की वह पावर जिससे आप कभी भी महंगी से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। मॉल की संस्कृति, सामान्य बाजार और हाट संस्कृति सभी परचेजिंग पावर से ही चलती है। आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, हम कह रहे हैं हाट बाजार है, लोकल मार्केट है, आप मॉल चले जाओ, हर जगह आपका पैसा ही बोलेगा। आपके पास पैसा नहीं है तो किसी भी मार्केट में जाओ, आपके पास कुछ भी नहीं है। मॉल की संस्कृति में लगभग सभी प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर ऊंची कीमतों में मिल जाती हैं। ग्राहक भी धनाढ्य वर्ग के होते हैं, अतः वे महंगी कीमत पर भी सामान खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए परचेजिंग पावर का असली रूप तो मॉल में ही दिखाई देता है। अब आप लोग सभी मॉल गए होंगे, हम भी मॉल गए हैं, सभी लोग मॉल जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। अब मॉल में आप क्या देखो, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक लेकर घर के आराम के सजाने के हर एक सामान, चाहे किचन हो टॉयलेट हो, हर एक चीज़ आपको उस एक छत के नीचे मॉल में मिल जाती है। लेकिन जब आप वहाँ पर उस चीज़ के दाम पूछोगे तो दाम भी अच्छे खासे होते हैं। महंगा होता है ना मॉल के अंदर। भाई मॉल में क्यों महंगा है, आप बताओ क्यों महंगा है? बाहर मई जून की गर्मी है, लेकिन मॉल के अंदर आकर आपको क्या मिल रहा है, ठंडक मिल रही है। आप उस गर्मी में, तड़पती गर्मी में जाकर जो है परचेजिंग नहीं कर रहे हो, तो वो जो सेंट्रल एसी आपको दे रहा है पूरा मॉल, उसका भी तो पैसा लेगा कि नहीं लेगा? आपको पूरी मार्केट में भटकना नहीं है, मॉल में सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं एक ही छत के नीचे, तो वो सारी सुविधा का भी वो पैसा लेगा। तो इसलिए वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। अब जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं खरीदारी करने के लिए, वो भी अमीर लोग होते हैं। अब देखिए, हम लोग आम लोग जो है अगर वहाँ पहुँच जाएं तो हमारी तो कैपेसिटी के बाहर हो जाती है चीज़ें, हम उतनी नहीं खरीद पाते। लेकिन जो धनाढ्य वर्ग के लोग होते हैं वो आसानी से परचेसिंग कर सकते हैं ना, तो वो लोग खरीदते भी। उनके लिए वो सामान बातें हैं मॉल से कोई चीज़ खरीदना, ब्रांडेड चीज़ खरीदना, क्योंकि सभी ब्रांड्स आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, परचेजिंग पावर मोस्टली कहाँ पर वर्क करती है, हमको दिखाई देती है, वो मॉल में दिखाई देती है। क्योंकि अगर हम हाट बाजार और सामान्य बाजार में जाएं तो वहाँ धनाढ्य वर्ग से लेकर आम आदमी से लेकर निम्न वर्ग, हर इंसान खरीदारी कर रहा होता है, हर वर्ग का आदमी खरीदारी करता है। जबकि मॉल संस्कृति में वही एंजॉय करता है जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो। क्या कारण है कि लेखक ने पैसे को ही पावर कहा है? अब लेखक ने पैसे को पावर क्यों कहा? क्योंकि भाई जब बाजार में पैसा ही चलता है इसीलिए वो पावर होता है। भाई बाजार में हम जाकर खड़े हो जाएं, दो सिचुएशन है, ठीक है। एक दिन आप जाओ बाजार में, बहुत आकर्षक सुंदर, आप चलो बाजार छोड़ दो, आप मॉल चले जाओ, ठीक है। मॉल में चले जाओ और आपके पास एक पैसा ना हो, तो आप सारी चीज़ें देखोगे लेकिन अपने आप को पूरी तरीके से बेकार समझोगे। अरे यार, हम ये खा नहीं सकते, हम ये ले नहीं सकते, हम ये राइड नहीं ले सकते, गेम जोन में नहीं डाल सकते, कुछ नहीं हम कर सकते। अब 2-3 दिन बाद फिर से जाओ, वो कंडीशन क्या होगी, उस समय आपके हाथ में अच्छा खासा पैसा होगा, आप खा भी लोगे, खरीद भी लोगे, खेल भी लोगे, सब कुछ कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होता है, तो यही चीज़ उन्होंने बताई है। क्या कारण है कि पैसा पावर है, ताकत है। लेखक ने पैसे को ही वास्तविक पावर बताया क्योंकि इससे ही व्यक्ति वस्तुएं खरीद सकता है। मैंने आपको दोनों कंडीशंस बताई, एक दिन तब जाओ जब पैसा नहीं है, दूसरे दिन तब जाओ जब आपके हाथ में पैसा है। तो वो पैसे की दम पे हमारे हाथ में पावर होती है सब कुछ खरीद लेने की। पैसे की क्रय शक्ति के कारण ही हम अपनी आवश्यकताएं एवं इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। पैसों के अभाव में व्यक्ति को मन मार कर संसार में रहना पड़ता है। इसीलिए लोगों के पास यदि अत्यधिक पैसा होता है तो वो गर्व महसूस करते हैं। इसी कारण लेखक ने पैसे को पावर कहा है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो डेली कमाते हैं, डेली उनकी रोटी चलती, किसी दिन अगर उनकी मजदूरी नहीं लगी तो उनके घर में खाना नहीं बनता है।
ये कंडीशन होती है। दूसरा होता है वो लोग जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो अच्छे आराम से जीते हैं, अरे 4 दिन ऑफिस नहीं गए कोई बात नहीं, खाने को तो पैसा है ना, महीने के एंड में सैलरी तो मिलेगी ना। तो एक कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये एक कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हम बता रहे हैं कि पैसा जिनके पास है वो अच्छे से अपनी लाइफ एक्सपेंड कर सकते हैं, उनकी लाइफ स्मूथली चलती है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता उनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, चाहे खाना पीना रहना सब कुछ उनके लिए दिक्कत हो जाती है। मूक आमंत्रण से किस प्रकार की चाह जगती है, उस चाह में आदमी क्या महसूस करता है। अब सबसे पहली बात है ये मूक आमंत्रण क्या है। मूक मतलब चुप रहना, आमंत्रण मतलब अपनी तरफ बुलाना। ठीक है, आमंत्रण मतलब क्या होता है, जो अपनी तरफ बुलाए। तो ये कंडीशन क्या होती है, ये होता है बाजार का मूक आमंत्रण। बाजार जो पूरी तरीके से डेकोरेटेड है, बहुत अच्छे से सजा हुआ है, वो हमें कुछ बोलता नहीं है, वो चुप रहकर ही अपनी तरफ हमको बुलाता है कि आओ हमें लूटो। तो वही चीज़ है, किस प्रकार की चाह जगती है, वो हमें जगती है हर सामान को खरीद लेने की। मूक आमंत्रण से बाजार अपने आकर्षण से ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है। इस आमंत्रण से व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो वस्तुएं हैं वे उसकी आवश्यकता के अनुसार कम है। अब बाजार बहुत ज़्यादा सजा हुआ है, उस कंडीशन में क्या होगा आप बताओ। अब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें, मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि आप एक स्पोर्ट शॉप में पहुंच जाओगे, आप एक बैट देखोगे, आपके पास ऑलरेडी क्रिकेट बैट है, लेकिन आपको बोलोगे नहीं ये बैट अच्छा है। आपके पास सामान होते हुए भी आपको लगेगा जो है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें और ज़्यादा खरीदना है। तो ये होता है आकर्षण। है आपके पास लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे पास पूर्ण नहीं है, मुझे और चाहिए। अतः वह और वस्तुएं खरीदने का विचार करने लगता है, वह महसूस करने लगता है कि उसे बाजार जाकर और सामान खरीदना चाहिए। अतः मूक आमंत्रण से वह और अधिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। तो मूक आमंत्रण क्या होता है कि हमारे पास चीज़ें हैं लेकिन उसके बावजूद हम और ज़्यादा खरीदने की जो है वो कोशिश करने लगते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, बाजार का जादू किस प्रकार हमें आकर्षित करता है, इसकी जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय क्या है। अब इन्होंने क्या बोला कि बाजार का जादू हमें कैसे आकर्षित करना है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय क्या है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस सीक्वेंस में पूछे गए हैं उसी में आंसर देंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया उसका पहले आंसर, फिर दूसरे आंसर का बाद में। जब बाजार का जादू चढ़ता है तब हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं, फिर चाहे वे हमारे काम की हो या ना हो। समझ में आया, जब हमारे ऊपर बाजार का जादू चलता है ना तो बुद्धि काम करना पहले बंद कर देती है, हमारे काम की हो चाहे ना हो हमारा खरीदने का मन करता है। मन खाली होने पर बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण हम तक पहुंच ही जाता है, यानी कि वो आ जाता बाजार, वो चीज़ खुद बोलती है आकर हमें खरीद लो। परंतु जब यह जादू उतरता है तो पता चलता है कि फैंसी चीज़ें आरामदायक नहीं है बल्कि ये बाधा ही उत्पन्न कर रही हैं। अब कैसी चीज़ें, जैसे कि मैंने बोला कि बैट, अब आपके पास बैट था, जब आप उस आकर्षण में फंसे तो आप दूसरा बैट लेकर घर चले आए, घर लेकर आए, आप तो कहते हैं अरे खेलने के लिए तो एक तो था, अब हमने दूसरा क्यों खरीद लिया, फालतू में पैसे वेस्ट कर दिए हमने। तो अब क्या है, वो आपको आराम नहीं देगा, अब आपको वो चीज़ कचोटेगी, बार बार ये चीज़ परेशान करेगी कि मैंने उसे खरीदा क्यों, इतने पैसे क्यों मैंने वेस्ट करे। लेकिन जब आपने खरीदा तो आपके ऊपर तो जादू सवार था बाजार का, तो वो तो आपको उसमें फंसना ही फंसना था। हाँ, इसमें मन को थोड़ी देर के लिए संतुष्टि अवश्य मिलती है, यानी कि जब हम उसे खरीद लेते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलता है। इसकी जकड़ से बचने का सरल उपाय यह है कि आप बाजार में तब जाएं जब आपको अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान हो, अन्यथा आप फिर बाजार के जादू में फंस जाएंगे। यानी कि आपको समझ में आ गया बाजार का जादू कैसे काम करता है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप बाजार तब जाएं जब आपको पता हो कि आपको बाजार से खरीदना क्या है, यानी कि अपने मन को भर कर जाएं। यानी कि जैसे हम लोग बाजार जाएं तो लिस्ट, मतलब 1-2 चीज़ें जो हमें खरीदनी है वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, नहीं तो नहीं लिस्ट बनाकर जाइए कि हमें ये सारी चीज़ें लेनी है और तब आप बाजार जाइए। तो आप फालतू के आकर्षण में नहीं फंसें, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस दुकान से ये खरीदनी, उस दुकान से वो खरीदना, उस दुकान से वो खरीदना, उस दुकान से वो खरीदना। आप जाओगे सारी दुकानों से खरीद लोगे, हाँ पैसा भी खत्म, जो आवश्यकता थी वो भी पूर्ण हो गई और फालतू के हम, क्योंकि हम आकर्षण में तब फंसेंगे जब हमारा दिमाग खाली होगा। जब हमारा दिमाग भरा है ऑलरेडी सामान की लिस्ट से,
तो हम उस आकर्षण में फंसने ही नहीं पाएंगे। प्रश्न संख्या 11 है, लेखक बाजार को किस रूप में देखता है, क्या आप उसके निष्कर्ष से सहमत हैं? अब आपको बताना है जो बाजार है उसे हमारे लेखक का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है, और जो वो कह रहे हैं क्या आप उससे सहमत हैं। अच्छा, आप सहमत हो या असहमत हो, उन दोनों ही कंडीशन में आपको तर्क देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्या दिया है, लेखक बाजार को एक जादू के रूप में देखता है। वह कहता है कि जिस प्रकार चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू का असर तब भरपूर मात्रा में होता है जब व्यक्ति की जेब भरी हो। तो समझ में आया क्या देख रहा है, और मन खाली हो। फिर जेब खाली हो और मन भरा ना हो। यदि मन खाली है तो अनेक प्रकार की वस्तुएं व्यक्ति को आमंत्रित करती रहेंगी। यह सब बाजार के जादू का असर है। तो यहां पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बाजार को यह बोला कि जब तक हमारा मन, बाजार का जादू हम पर कब चलेगा, जब हमारा मन खाली हो और जेब भरी हो। कहने का तात्पर्य हमने कोई प्लान ना किया हो कि हमें मार्केट से क्या खरीदना हो और हमारे पास पैसा हो, तो उस कंडीशन में बाजार का जादू हम पर चल जाएगा, 100% चल जाएगा। खरीदने की ताकत हमारे पास में है, सोचा हमने है नहीं, खरीदना क्या है, अनाप शनाप पैसा उड़ जाएगा और फालतू की चीज़ें हम खरीद लेंगे, ठीक है ना। और अगर हम मन भर कर जाएं, यानी कि हम लिस्ट बना कर जाएं, उतना ही हम पैसा लेकर जाएं, तो किसी भी कंडीशन में बाजार का जादू हम पर नहीं चलेगा। तो हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं अगर कहा जाए तो। लेखक ने जादू की जकड़ से बचने के लिए बिल्कुल सही रास्ता बताया है कि या व्यक्ति को बाजार तभी जाना चाहिए जब उसे अपनी आवश्यकता के बारे में पूर्ण जानकारी हो। मतलब कि हम मार्केट जाएं और हमें ये पता हो कि हमें खरीदना क्या है, बिल्कुल भगत जी की तरह, क्योंकि अपनी आवश्यकता का ज्ञान होने पर ही हम बाजार को तथा बाजार हमें वास्तविक लाभ दे पाएगा। तो हम पूरी तरीके से सहमत हैं, क्योंकि हम इससे अनावश्यक खरीदारी करने से और पैसों का जो है सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। सही है, अनावश्यक चीजें खरीदने से बचेंगे और फालतू के पैसे भी हमारे खर्च नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 12 है, लेखक के अनुसार बाजार का जादू व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का क्या उपाय है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, पहली चीज, आप पहला क्वेश्चन है, लेकिन बाजार का जादू व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, किस तरीके से डालता है, पहले ये बताना है, और इससे हम किस प्रकार बच सकते हैं। बाजार में एक गहरा जादू है। यह जादू व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर उसी प्रकार प्रभाव डालता है जिस प्रकार चुंबक पर का जादू लोहे पर चलता है। अब चुंबक के अंदर क्या होता है, वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसी तरीके से बाजार क्या करता है, वो एक चुंबक है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है और हम उसमें खींचे चले जाते हैं। जब व्यक्ति की जेब भरी होती है और मन खाली हो तो जादू का असर खूब चलता है। जेब खाली और मन भरा नहीं होने पर भी ही उसका जादू चल जाता है। अब क्या है, दो कंडीशंस इन्होंने बताई। पहली चीज तो मन खाली जेब भरा, वो तो मैं आपको समझा चुकी। दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा जेब खाली, यानी कि जेब में पैसा नहीं है, मन भरा नहीं है, यानी कि मन भी जो है, मन में भी कुछ नहीं मैंने सोचा है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो जादू चल जाएगा। कैसे जादू चलेगा मैं अब आपको बताती हूँ। आप तो कहोगे जब पैसा नहीं है तो, अरे हम कह रहे हैं एकदम खाली नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता है ना, तो उस कंडीशन में हम किसी से उधारी लेकर कुछ करके हम जो है खरीद ही लेंगे। ये कंडीशन भी आती है, बहुत सारे लोगों के साथ ये कंडीशन आती है। तो ये कहने का तात्पर्य सीधे कि अगर आप इस जादू से बचना चाहते हो तो हर कंडीशन में बाजार तभी जाओ जब आपका मन भरा हो, यानी कि आप प्लान करके जाओ कि आपकी आवश्यकता क्या है। इस प्रभाव से बचने के लिए हमें बाजार में तब जाना चाहिए जब हमारा मन खाली ना हो। जिस प्रकार यदि गर्मी में पानी पीकर बाहर जाएं तो लू लगने की संभावना कम रहती है, उसी प्रकार यदि आपका मन लक्ष्य से भरा हो तो आप बाजार से अपना सुख ढूंढ ही लेंगे और बाजार आपको तंग नहीं करेगा। तो समझ में आया ना, लू कब लगेगी, जब पेट खाली होता है। तो हमने अगर पानी से पेट भर लिया तो लू तो हमें लगेगी नहीं। उसी तरीके से बाजार जाते समय अगर हमने अपने मन को भर लिया तो हम वहां से कोई भी फालतू की चीजें हम खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में तो ऑलरेडी लिस्ट है। तो उस जादू से हम कैसे भर सकते हैं कि हमेशा हमें अपना मन भरकर ही बाजार जाना चाहिए। प्रश्न संख्या हमारे पास में आ रहा है 13।
बाजार का कौन सा पहलू व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है? कौन सा पहलू है जो हमें अपनी तरफ खींच रहा है? लेखक के अनुसार व्यक्ति को शॉपिंग मॉल सबसे अधिक आकर्षित करता है। तो यहाँ पर 3 तरह के बाजार बताए उन्होंने, एक तो हाट बाजार, दूसरा सामान्य बाजार, तीसरा जो होता है मॉल, जो होता है मॉल संस्कृति। तो देखिए हाट बाजार अक्सर क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कुछ जगह पे कभी कहीं मंगलवार की बाजार लग रही है, कहीं बुधवार की लग रही है, कहीं रविवार की लग रही है, बहुत जगह हाट बाजार जहाँ पर मोस्टली निम्न तबके के लोग जो हैं वो खरीदारी करने जाते हैं। सामान्य बाजार जो परमानेंट रहती हैं, जो शॉप्स बनी हुई हैं वहाँ वो मतलब खुली रहती हैं, सुबह खुल जाएंगी 10:30-11 बजे तक और रात में 10 साढ़े 10 तक खुली रहती हैं, ठीक है। तो वो मार्केट एक सामान्य बाजार लगा रहता है। एक होता है मॉल। तो ये 3 तरह के जो है मॉल बताए गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो है वो शॉपिंग मॉल में होता है, ठीक है, अधिक आकर्षित करते हैं, ये आकर्षण के केंद्र हैं। शॉपिंग मॉल की सजावट देखकर व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, वह मॉल की चकाचौंध देखकर इतना मुग्ध हो जाता है कि वह अनावश्यक वस्तुएं भी खरीदने लगता है। यानी कि मॉल में क्या होता है, जब हम जाते हैं और वो हमें एक तो सजा होता है बहुत अच्छी तरीके, एक सजा होना, एक बहुत आकर्षक तरीके से सजा होना अलग बात होती है। तो हम वहाँ पर उसके आकर्षण से ऐसा फंसते हैं कि हम अनावश्यक वस्तुएं भी लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे आकर्षण से वह अपना ही नुकसान कर बैठता है और ये बातें उसे बाद में समझ में आती हैं। इससे एक तो व्यक्ति का बजट बिगड़ जाता है और दूसरे उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं जिन पर उसका नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो समझ में आया क्या हुआ कि पहली चीज तो ये होती है कि जब हम इसके बाजार के जादू में फंसते हैं, खास तौर से मॉल संस्कृति में, तो हम अनावश्यक खरीदारी तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम घर पहुंचते हैं तब हम अब सोचते हैं कि वो हमें चीज़ें फालतू ले, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दी, हमारा बजट बिगड़ गया। हर किसी का अपना एक बजट होता है महीने का, अब वो हमारा बिगड़ गया तो अब वो परेशान करेगा ही करेगा। तो वही चीज़ है कि बाजार का कौन सा पहलू व्यक्ति को सबसे और खींचता है, वो है मॉल संस्कृति का, जहाँ पर चीज़ें इतनी आकर्षित तरीके से लगी रहती है कि जिन्हें हम खरीदने के लिए विवश हो जाते हैं और खरीदते हैं तो हमारा बजट बिगड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। प्रश्न संख्या 14 है, भगत जी के बारे में लेखक का क्या विचार है? तो भगत जी कौन थे? जो चूरन बेचते थे, पर डे जाकर बाजार में चूरन बेचते, सिर्फ 6 आने का चूरन बेचते, उसके बाद जितना चूरन बचता वो उसे फ्री में बांट देते थे। अब उनके बारे में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया है? तो 2 जगह भगत जी का नाम आया है, एक तो वो चूरन बेचने वाली कंडीशन में, और दूसरा चीज़ जब वो चूरन के लिए सामग्री लेने बाजार जाते हैं, वो सिर्फ पंसारी की दुकान जाते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं और वापस चले आते हैं, पूरा बाजार सजा हुआ है, उन्हें उससे कोई चीज़ से मतलब ही नहीं है। भगत जी लेखक के पड़ोस में कई वर्षों से रहते हैं, वे चूर्ण बेचते हैं और उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर चूर्ण से उन्होंने कभी भी 6 आने से अधिक कमाई नहीं करी। अब कैसे हाथों हाथ बिकता है तो भैया किसी दिन ज़्यादा भी बिक जाएगा, लेकिन कैसे 6 आने से नहीं बिका? क्योंकि वे ना तो चूर्ण को थोक में देते हैं और ना ही व्यापारियों को बेचते हैं, जबकि सभी उनका चूर्ण लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। यानी कि उनका चूर्ण इतना अच्छा बनता है कि बहुत सारे लोग उसे स्टॉक में लेना चाहते हैं कि हम अपनी दुकान से भेजेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो किसी को नहीं बेचते। कभी भी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई और इस चूर्ण से कोई बीमार नहीं हुआ। लेखक साधारण व्यक्ति भगत जी को श्रेष्ठ विद्वानों में शामिल करता है, यानी कि वो अपने काम को बहुत ध्यान से करते हैं, अपने काम को लेकर उनके अंदर किसी तरीके का लालच नहीं है। पहली चीज़ तो ये, देखिए बहुत सारे काम होते हैं ना हम लालच से करते हैं, जब हम लालच से करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो इन्हांस होकर नहीं निकल पाती। अब देखो कैसे हम इसको बताते हैं। अब मान लीजिए भगत जी है, वो चूर्ण बनाते हैं, अब उनके चूर्ण की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे व्यापारी चाह रहे हैं, बहुत सारे रिटेलर्स चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी को नहीं देते। अब मान लीजिए अगर उनके अंदर इस चीज़ को लेकर लोभ आ जाए कि नहीं हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं तो हम ज़्यादा चूर्ण बनाएंगे। जब चूर्ण ज़्यादा बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क आएगा, जाहिर सी बात है। एक 6 आने के लिए चूर्ण बनाना या 10 आने के लिए चूर्ण बनाना, डेली के लिए जो बना रहे हैं उसमें, और जब वो थोक में बनाएंगे व्यापारियों को देने के लिए तो वो जो है क्वांटिटी में फ़र्क आएगा। क्वांटिटी में फ़र्क आएगा तो क्वालिटी में फ़र्क आएगा, प्रोडक्टिविटी में फ़र्क आएगा, हर एक चीज़ उससे कनेक्टेड होती जाएगी।
तो यहाँ चीज़ उन्होंने सिंपल तौर पे बताया है कि लेखक जो हैं वो भगत जी को बहुत ही श्रेष्ठ विद्वान जानते, क्योंकि वो जानते हैं कि चीज़ इतनी बनाओ जो लोगों में क्वालिटी के साथ पहुँच सके। वो लाभ कमाने के चक्कर में या लोभ के चक्कर में वो ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो उन्हें एक श्रेष्ठ विद्वान में वो उन्होंने शामिल किया है। प्रश्न संख्या 15 है, बाजार दर्शन के लेखक ने भगत जी का उदाहरण क्यों दिया है, स्पष्ट कीजिए। इस पूरे पाठ में उन्होंने भगत जी का उदाहरण दिया क्यों है, अब आपको ये बताना है। बाजार दर्शन के लेखक ने भगत जी का उदाहरण देते हुए पाठकों को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि किस तरह बाजार के जादू से बचा जा सकता है। ठीक है, पहला उदाहरण तो उन्होंने जो 6 आने का पर डे बेचना, उसके बाद जितना चूर्ण बचता है वो फ्री में दे देते हैं। तो पहले तो वो उनके संतुष्टि को दिखाया। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने जब बताई कि भगत जी जो है वो चूर्ण के लिए सामान खरीदने पंसारी की दुकान जाते हैं, तो वो किस तरीके से पूरी मार्केट में वो कहीं नहीं जाते, सिर्फ पंसारी की दुकान में जाते हैं, सामान खरीदते वापस, पूरा मार्केट सजा हुआ रखा वो बेकार छोड़कर चले आते हैं। बाजार में नकारात्मक प्रभावों को उपभोक्ता भगत जी की तरह बेअसर कर सकता है। भगत जी पर बाजार की चकाचौंध अपना प्रभाव नहीं डाल सकी। वह खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न भाव से चौक बाजार में चले जाते हैं और एक छोटी सी पंसारी की दुकान से अपनी आवश्यकता की चीज लेकर जीरा और नमक खरीदते हैं। उनके लिए अपनी आवश्यकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं, वे बाजार में भटकते नहीं। तो सिंपल चीज है, हमें पता है कि हमें क्या खरीदना है, हम बाजार में एंटर करेंगे, उस दुकान तक जाएंगे, सामान लेंगे और वापस चले आएंगे, क्योंकि भगत जी को ये सारी चीजें पता है, तो वो वही करते हैं। यह उनके व्यक्तित्व का एक सशक्त पक्ष है। ये नहीं कि हम बाजार में घुसे, हम लेने जा रहे हैं जीरा और नमक और पहुंच गए हम कहीं और। ठीक है, मान लो हम चाट की दुकान पहुंच गए, चाट खाना पहुंच गए, नहीं, उनको क्या था, उन्हें जीरा नमक लेना था, तो सीधे पंसारी की दुकान पहुंचे, वहां से लिया और वहां से सीधे चले आए। उनका आचरण निश्चित रूप से बाजार में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति ही बाजार से सच्चा लाभ उठा सकता है तथा बाजार को सच्चा लाभ दे भी सकता है। संयमित व्यवहार और सुस्थिर मानसिकता के बल पर ही आज का मनुष्य बाजार के शोषण से मुक्त रह सकता है। यानी कि हमें क्या करना है, हमें अपने आप को संयमित रखना है, हमें उसके आकर्षण में नहीं फंसना है, तभी हम बाजार से अपनी आवश्यकता की चीज लेकर वापस आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, भगत जी बाजार को सार्थक और समाज को शांत कैसे कर रहे हैं, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। अब उन्होंने बाजार को सार्थक और समाज को शांत कैसे रखा, क्योंकि जो वो बाजार जा रहे हैं तो वो सिर्फ अपनी जरूरत की चीज खरीद रहे हैं, लेकर चले आ रहे हैं, तो बाजार को सार्थकता दी। बाजार किस चीज में सार्थक है, हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने में। उन्हें नमक और जीरा चाहिए था, वो खाली वही नमक जीरा लेकर वापस आए, बाजार को सार्थकता मिली ना। तो क्या है, भगत जी का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। बाजार का जादू उनके मन पर प्रभाव नहीं डाल पाता। बाजार में उनकी आंखें खुली रहती हैं, पर मन भरा होने के कारण उनका मन अनावश्यक चीजें खरीदने के लिए नहीं मचलता। भगत जी जैसे व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। भगत जी के आचरण से प्रभावित होकर लोग अनावश्यक स्पर्धा में नहीं पड़ेंगे। अब क्या होगा, बहुत सारे लोग कैसे ये अनावश्यक स्पर्धा क्या होती है, जैसे मान लीजिए अब हम हैं या आप है, आपके किसी फ्रेंड ने जो है ना बहुत अच्छे शूज़ खरीदे, तो अब आपको उसको देख के लालच लगता है तो आप भी खरीदना चाहते हो। ठीक है ना, वो चीज़ होती है अनावश्यक स्पर्धा। वे व्यर्थ की वस्तुएं खरीदने बाजार नहीं जाएंगे। इससे आपसी झगड़ों में कमी आएगी और समाज में शांति का वातावरण स्थापित होगा। यानी कि जब हम अनावश्यक चीज़ अब आपका जैसे फ्रेंड है, मार्केट गया, उसे जूते अच्छे लगे, वो खरीद कर ले आ गया, ठीक है, चाहे जितने महंगे हों, भाई वो पैसे वाला है, लेकर आ गया। अब आपके पास इतना पैसा नहीं, तो अब आप क्या करोगे, अब आप जब उसके जूते देखोगे आपको लगेगा नहीं मुझे भी ऐसे जूते खरीदने, तो आपके अंदर प्रतिस्पर्धा आई ना। अब आप क्या करोगे, बाजार से जाकर उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करोगे ना। तो यहाँ पर भगत जी का उन्होंने समाज में शांति क्यों स्थापित हो रही है, क्योंकि वो अनावश्यक चीज़ें खरीद नहीं रहे हैं, तो दूसरा उनसे प्रतिस्पर्धा कर नहीं रहा है। इस तरीके से समाज में शांति व्याप्त है। प्रश्न संख्या 17 है,
बाजार दर्शन के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति को सोधारण समझाइए। अब यहाँ पर आपको बताना है पैसे की व्यंग शक्ति। व्यंग मतलब जहां पर पैसा आप पर तंज करेगा। पैसे की व्यंग शक्ति का मनुष्य की चेतना पर अवश्य ही कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। चेतना मतलब मन पर। जैसे व्यक्ति सड़क पर चल रहा है और उसके आगे से धूल उड़ाती हुई मोटरसाइकिल निकल जाए तो वह सोचने लगेगा काश मैं भी अमीर माँ बाप के यहाँ पैदा होता तो मोटर गाड़ी में बैठकर जाता। अतः उस व्यक्ति पर पैसे की व्यंग शक्ति का विशेष प्रभाव पड़ा। लेकिन भगत जी जैसे कुछ श्रेष्ठ विद्वानों पर पैसे की व्यंग शक्ति का असर बिल्कुल नहीं पड़ता। यानी कि जैसे हमने अभी प्रतिस्पर्धा की बात करी, कहने का तात्पर्य है कि आपका फ्रेंड बहुत अच्छा शूज़ पहन कर आया तो आपको ये लगेगा कि मुझे भी लेना है, ठीक है। तो ये पैसे की व्यंग शक्ति ही है, यानी कि उस पैसे, जिस पैसे से वो जूता खरीदा गया है वो आप पर तंज कर रहा है कि लो मुझे खरीदो। लेकिन जो है अब हम क्या करें, हम बाजार जाएं, अपनी ज़रूरत का सामान लाएं। जब हमने ही फालतू का सामान नहीं खरीदा तो हमसे कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यक्ति ही नहीं है कि हमसे कोई सामान वो खरीदे। सिंपल सी चीज़ है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया गया है कि किसी भी तरीके से जब हम अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो कोई हमसे प्रतिस्पर्धा रखेगा नहीं और कहीं पर भी पैसा उस व्यक्ति पर तंज करेगा ही नहीं। क्लियर हुआ ना यहाँ पर चीज़ कि यहाँ पर बताया गया कि हमारे सामने से अगर एक मोटर गाड़ी निकले तो उस व्यक्ति का पैसा हम पर व्यंग करता है कि अरे तुम्हारे पास मोटर गाड़ी नहीं है। ये चीज़ हमारे अंदर वो प्रतिस्पर्धा आ जाती है उस चीज़ को खरीदने की। अब वही मोटर गाड़ी वाला आदमी जो सिंपल कार लेकर चल रहा है उसके सामने BMW या जैगवार चली जाए तो उसे लगेगा अरे मैं वो खरीद लूँ। तो फिर उस जैगवार वाले आदमी का पैसा किस पर व्यंग करेगा, उस कार वाले आदमी पर व्यंग करेगा। उसी तरह वो जैगवार जो इस पे जा रहा है उससे बड़ी गाड़ी उसके पास आ जाए, ठीक है, सामने निकल जाए या एरोप्लेन निकल जाए तो उस एरोप्लेन का पैसा उस व्यक्ति पर व्यंग, मतलब हर व्यक्ति का पैसा दूसरे पर व्यंग करेगा क्योंकि हमें उस व्यक्ति जैसे बनने की प्रतिस्पर्धा हो जाती है। प्रश्न संख्या 18 है, बाजार में लेखक को चूरन वाले का व्यक्तित्व किस प्रकार प्रभावित करता है। अब यहाँ पर किस तरीके से चूरन वाले का व्यक्तित्व प्रभावित पड़ा। पहली चीज़ तो हमें जो सबसे अच्छा उनके जो हमें प्रभावित कर रहा है वो ये चीज़ है कि जब हम बाज़ार जाते हैं और हमें पता है कि मान लीजिए हमारे घर में आज जो है नमक ख़त्म हो गया, सपोज़ हम नमक ख़त्म हो गया, मम्मी आपको पैसे देगी कि जाओ बेटा बाज़ार से नमक लेकर आओ। मम्मी ने आपको 100 रुपीज़ दिए, ठीक है। अब 100 रुपीज़ का नमक तो आएगा नहीं, जाहिर से कम का आएगा, 50-60 रुपये का नमक आएगा। आपने वो नमक का एक पैकेट लिया, अब आपके हाथ में 40 या 50 रुपये बचे हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप उस बाज़ार में फंस जाओगे। या तो कुछ खाने की चीज़ ले लोगे, ठीक है, अगर आप खाने के शौकीन हो तो खाने की चीज़ ले लोगे, नहीं तो उस 50-60 में अगर कोई चीज़ भी ऐसी मिल रही हो जो आपको अच्छी लगती हो वो आप खरीद लोगे। यही चीज़ होगा ना, सिंपल सी एक जो चीज़ है वही चीज़ होगी। हम लोग जैसे अक्सर हम लोग करते हैं, क्यों, क्योंकि हम बाज़ार में फंस जाते हैं। लेकिन भगत जी जैसे लोग क्या हैं, अब उन्हें चूर्ण बनाने के लिए नमक और ज़ीरा चाहिए था, ठीक है। अब वो बाज़ार में एंटर किए, पंसारी की दुकान में गए, नमक और जीरा लिया। उसके बाद जब वो वापस चले उनके पास पैसा बचा हुआ था, लेकिन वो पूरे बाज़ार में कहीं पर भी नहीं फंसे, वो सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान लिया और वापस चले आए। यही हुआ ना। तो यही चीज़ बताने के लिए उन्होंने कि आपको अपनी आवश्यकता की चीज़ ही बाज़ार से खरीदनी है, आपको फालतू की चीज़ें बाज़ार से नहीं खरीदनी है, उसके जादू में नहीं फंसना है। यही बताने के लिए उन्होंने चूर्ण वाले का उदाहरण दिया है। देखिए क्या है, चूरन बेचने वाले भगत जी लेखक के पड़ोस में ही रहते हैं। वे लेखक को जय राम किया करते हैं, लेखक भी उत्तर जयराम कहते हैं। भगत जी को रास्ते में बहुत से लोग मिलते हैं, ये सभी का सम्मान किया करते हैं, मतलब रास्ते में जाते सभी लोगों को जय राम, राम राम सब इस तरीके से बोलते हुए जाते हैं। लेखक देखता है कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न भाव से वह चौक बाजार में चले जाते हैं, ठीक है। चौक बाजार यानी कि जहाँ पर सारा सामान मिलता है और बड़ा आकर्षक दुकानें लगती हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर वे पढ़े ही रह जाते हैं। वह रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर,
जरूरत भर जीरा और नमक वहां से ले लिया। उनके लिए सारा चौक बाजार लगभग नहीं के बराबर हो जाता है। भगत जी का यही संतुलित व्यक्तित्व लेखक को प्रभावित करता है। यानी कि हमें बाजार जाना है, अपना मतलब का सामान लेना है और वापस आना है। हमें उन सारे आकर्षणों में फंसना नहीं है, क्योंकि अगर हम फंस गए तो क्या होगा, हम फालतू की चीज़ें खरीद लेंगे, जो हमारे क्या कहते हैं भगत जी नहीं करते हैं। उन्हें जो चीज़ चाहिए, नमक और जीरा चाहिए, वो नमक और जीरा लेते हैं और वापस चले आते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, भगत जी के व्यक्तित्व पर रोशनी डालिए। अब उनका व्यक्तित्व हमें बताना है। व्यक्तित्व में आप जो हमें अभी पाठ में बताया गया है वो उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, हमें वही बतानी है। भगत जी लेखक के पड़ोस में रहने वाले एक उत्तम श्रेणी के विद्वान हैं। वे संभवतः अशिक्षित हैं तथा उन्हें अक्षरों का भी ज्ञान शायद नहीं है, पर उनके पास विद्वानों जैसा संतोष का धन है। यानी कि अपने अंदर पेशेंस जिसे हम बोलते हैं वो उनके पास में है। वे अपना चूर्ण केवल 6 आने तक ही बेचते हैं, क्योंकि उसे वे अपनी आवश्यकता मानते हैं। बहुत अच्छा चूर्ण बनाते हैं, बहुत सारे व्यापारी उनसे लेना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वो उतना ही चूर्ण बेचते हैं जितनी उनकी ज़रूरत है पैसे की। मान लीजिए उन्होंने इतना चूर्ण बनाया, 6 आने में बेचने के बाद उनके पास इतना सारा चूर्ण बच गया, तो अब क्या करें, हम अगर उसको बेच दें तो हमें और 6 की जगह 10 आने मिल जाएंगे ना। लेकिन वो क्या करते हैं, वो पूरा चूर्ण बचा हुआ फ्री में बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़रूरत सिर्फ 6 आने की है, तो वो 6 आने तक ही कमाते हैं, उसके अलावा नहीं कम। तो ये उनके संतोषी प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जब उनका जीवन प्रतिदिन 6 आने के चूरन बेचने से सुचारू रूप से चल जाता है, अतः इसके बाद वे चूरन गरीब बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। इसीलिए लेखक भगत जी की गिनती अशिक्षित होने पर भी श्रेष्ठ विद्वानों में करते, क्योंकि उन्हें जीवन का रहस्य पता है कि जीवन में संतोषी प्रवृत्ति बहुत कारगर सिद्ध होती है। कि हमें पता है कि हमें इतनी चीज़ ही हमारे पास, तो हम उतने में गुजारा कर लेते हैं। तो ये चीज़ उनके अंदर बहुत अच्छी है। प्रश्न संख्या 20 है, भूमंडलीयकरण के इस दौर में भगत जी जैसे लोग क्या प्रेरणा देते हैं? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अब इसी से मिलता जुलता हमारा दूसरा प्रश्न है, बाजारवाद के इस युग में भगत जी जैसा दृष्टिकोण मार्गदर्शन करता है, पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। यानी कि आज का समय जो है वो भौतिकवादी युग है, यानी कि हम इस धरती पर रहकर अपने आराम की बेतहा चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग के यहाँ क्या है, पहले क्या हुआ तक पड़ता था, हम लोग के यहाँ फ़ैन था, कूलर था, आराम से रहते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमने एसी लगा लिया। ठीक है, हमने इतना पैसा कमाते थे, हमने अपने बिजनेस को बढ़ा लिया और पैसा कमाने लगे। जब ज़्यादा पैसे आने लगे तो ज़्यादा आराम की चीज़ें हम खरीदने लगे। तो आजकल का समय ऐसा है जिसे हम भौतिकवादी युग कहते हैं, यानी कि बाजार का हम पूरी तरीके से उपभोग कर लेना चाहते हैं। यानी कि बाजार में जितनी चीज़ें मिलती हैं हम सारी चीज़ें खरीद के अपने घर में एकत्र कर लेना चाहते हैं। लेकिन इस दौर में भी भगत जैसे जो लोग हैं, भगत जी जैसे लोग, वो हमें क्या प्रेरणा देते हैं, हमें क्या सीख दे रहे हैं? भूमंडलीकरण के इस दौर में भगत जी जैसे लोग प्रेरणादायी हैं, जो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। भगत जी का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। बाजार का जादू उनके मन पर प्रभाव नहीं डाल पाता। बाजार में उनकी आंखें खुली रहती हैं, पर मन भरा होने के कारण उनका मन अनावश्यक चीजें खरीदने के लिए नहीं करता। यानी कि बाजार पूरी तरीके से सजा है, उनकी आंखें भी खुली हैं, सब कुछ देख रही हैं, लेकिन उनका मन भरा है। यानी कि उन्हें पता है कि बाजार से उन्हें क्या खरीदना है, वो सिर्फ उसी दुकान तक जाते हैं और अपनी आवश्यकता की चीज़ें लेकर चले आते हैं, और पूरा बाजार जो है वो धरा का धरा रह जाता, वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं कर पाता। भगत जी जैसे व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। भगत जी के आचरण से प्रभावित होकर लोग अनावश्यक स्पर्धा में नहीं पड़ते। अब अगर भगत जी फालतू की चीज़ खरीदते तो दूसरा उनको देखकर फिर से फालतू चीज़ खरीदता, फिर जो दूसरा व्यक्ति खरीदता उसको देखकर तीसरा खरीदता, तो इस तरीके से कंपटीशन बढ़ता, जिससे समाज में अशांति फैलती। तो अगर एक व्यक्ति ने नहीं खरीदा तो दूसरा व्यक्ति उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, फिर तीसरा नहीं करेगा, चौथा नहीं करेगा, ये एक चेन बनती है। ठीक है,
तो फिर देखिए क्या है, वे व्यर्थ की वस्तुएं खरीदने बाजार नहीं जाएंगे और इससे आपसी झगड़ों में कमी आएगी और समाज में शांति का वातावरण स्थापित होगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई पड़ोस में अगर क्या कहते हैं एक स्मार्ट टीवी आया, नहीं मेरे घर में भी स्मार्ट टीवी आना चाहिए, तो उससे क्या होगा, घर में हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम स्मार्ट टीवी खरीद सकें, बगल वालों का है, उन्होंने खरीद लिया भाई हज़ारों का टीवी, हमारे पास इतना नहीं, तो घर में क्या होगा, सबसे पहले अशांति व्याप्त होगी, क्योंकि जिसको चाहिए वो किसी तरीके से भी जद्दोजहद करेगा कि घर में टीवी आ जाए। ठीक है, उसका मन असंतुष्ट होगा, मन में कितनी परेशानियां होंगी, घर में कलह भी हो सकता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति ने जब स्मार्ट टीवी खरीदा तो हम भी खरीदेंगे। अगर वो व्यक्ति नहीं खरीदता, ठीक है, वो बाजार से, उसके पास ऑलरेडी टीवी था तो उसे स्मार्ट टीवी की क्या जरूरत थी, वो ना खरीदता तो समाज में शांति बनी रहती। तो वही चीज यहाँ पर भगत जी करते हैं। भगत जी फालतू की चीज खरीदते ही नहीं है, तो इससे समाज में क्या है, अशांति नहीं बनती, शांति बनी रहती, क्योंकि लोग उनको देखकर प्रतिस्पर्धा नहीं करते, कंपटीशन नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र क्यों कहा है, उदाहरण देकर समझाइए। अर्थशास्त्र का मतलब तो जानते हैं, अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है, लेकिन इस शास्त्र को हमारे लेखक ने अनीति शास्त्र क्यों कहा। बाजार दर्शन पाठ का लेखक ऐसे अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहता है तो बाजार के बाजारूपन को, कपट को, लोभ लालच को बढ़ावा देता है। आप हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बाजार के बारे में बताया जाता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। लेखक इसका उदाहरण देते हुए कहता है कि कपट की प्रवृत्ति बढ़ने का अर्थ है परस्पर सद्भाव का घटना। सद्भाव का हास होने के कारण ही दो भाइयों या दो श्रद्धेय पड़ोसी भी आपस में कोरे ग्राहक और एवं दुकानदार की तरह व्यवहार करते हैं। अब क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज लेते हैं तो दो पड़ोसी जो आपस में बड़े मिलजुल के रह रहे, जैसे मैंने अभी टीवी का एग्जांपल दिया, जो बड़े मिलजुल कर रह रहे थे, अब उनके अंदर क्यों है, जेलसी आ जाएगी। जेलसी क्यों हो जाएगी, तुम्हारे यहाँ टीवी आ गया, मेरे यहाँ टीवी नहीं आया, तुम्हारे यहाँ इतना अच्छा सोफा, मेरे यहाँ नहीं है, तो उनके अंदर जो सद्भाव था वो कहीं ना कहीं घट जाएगा, वो जेलसी, जलन, ईर्ष्या में तब्दील हो जाएगा। समाज में अशांति व्याप्त हुई ना, हुई कि नहीं हुई। तो वही चीज यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि पैसे के चक्कर में ही, जहाँ पर समाज पैसे के हिसाब से, अर्थशास्त्र में क्या बताया जाता है, आपके पास जितना पैसा उसे आप किस तरीके से यूटिलाइज करो कि सही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सको। तो वही चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि वो अर्थशास्त्र जो पैसों को सही यूटिलाइज करना, वो कहीं ना कहीं समाज में जो है वो सद्भाव को घटा देता है। ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों, एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखाई देता है। ऐसे बाजार में कपटी सफल होता है और निष्कपटी शिकार हो जाता है। तो समझ में आया अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि इसके चक्कर में, पैसे के इस्तेमाल के चक्कर में लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या और जलन जैसा भाव रख लेते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। जब हम बाजार जाते हैं तो लेखक ने ऐसे कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि हमें बाजार जाते समय उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब वही चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। बाजार जाते समय हमें तार्किक एवं बौद्धिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, यानी कि किसी भी चीज़ को हमें बुद्धि लेकर देखना है कि ये हमारे फायदे की है, हमारी आवश्यकता की है या नहीं। और अगर आप लेने जा रहे हो तो तर्क शक्ति होनी चाहिए कि भाई उस दुकान में तो इतने की मिल रही है, इस दुकान में इतने की क्यों मिल रही है। ठीक है ना, क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक अपने आप को रख ले चलिए। अन्यथा अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी की आशंका रहती है। हमें अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए। इसके लिए हमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि हम फालतू की चीज़ें ना खरीदें, इसके लिए हमें कुछ ये चीज़ें करनी चाहिए। क्या है पहली चीज़, बाजार जाते समय परचेजिंग पावर के प्रति सतर्क रहना चाहिए, यानी कि आपको अपने पैसों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। प्रायः पैसे की गर्मी के कारण हम अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर लेते हैं, अतः इससे बचना चाहिए। यानी कि पैसा हमारे सर चढ़कर नहीं बोलना चाहिए। पैसा हमारे पास में है, लेकिन ऐसा ना हो कि बाजार हम पहुंच जाएं और उसकी शक्ति पर हम खरीदारी करने पड़े। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम खरीदारी ना करें, हम पैसे की शक्ति यानी कि हमारे पास जितना पैसा है उसके अनुसार हम खरीदारी नहीं करनी चाहिए। दूसरा है
कई बार बाजार का आकर्षक रूप भी हमें अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए उत्तेजित करता है, अतः इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। यानी कि बाजार जो इतना सजा हुआ है वो भी हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस आकर्षण में ना फंसे। तीसरा है, बाजार जाते समय कभी भी मन को खाली नहीं रखना चाहिए, अर्थात मन भरने का तात्पर्य है हमेशा कुछ टारगेट लेकर बाजार जाइए कि आपको खरीदना क्या है। बिना किसी लक्ष्य के बाजार जाने पर प्रायः अनेक वस्तुओं की चाहत हमें घेर लेती है। जब हम बाजार में दाखिल हो जाएं और हमने ये ना सोचा हो कि हमें क्या खरीदना है, तब हर तरह की चीज़ें हमें अपनी तरफ आकर्षित, हम ये भी ले लें, हम वो भी ले लें, हम वो भी ले लें, वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। अतः हमें खरीदारी के लिए तभी बाजार जाना चाहिए जब हमें अपनी आवश्यकता का पूर्ण ज्ञान हो, अन्यथा बाजार के जादू में फंसने की संभावना रहती है। तो हमेशा जब आपको आवश्यकता हो तब आप बाजार जाओ, जब आपको चीजें खरीदनी हो। बेफिजूल में बाजार नहीं जाओ, नहीं तो आप उसके आकर्षण में फंस जाओगे और अनावश्यक वस्तुएं खरीद लाओगे। प्रश्न संख्या 23 है, बाजार दर्शन निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की अंतर वस्तु को समझने में बेजोड़ है। यानी कि हम यहाँ पर इस पूरे पार्ट में हमने उपभोक्तावाद यानी कि हम चीज़ों को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, सिर्फ उपभोग करना चाहते हैं, और बाजारवाद यानी कि बाजार से हम किस तरीके से बच सकते हैं और किस तरीके से हम बचते हैं, इस बारे में पूरी नॉलेज देता है। उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अब आपको यहाँ पर समझाना क्या है, उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद के अंतर वस्तु को समझने में बेजोड़ है, यानी कि इन दोनों के अंतर की सारी चीज़ों को वो हमें समझा रहा है। अब हमें ये पाठ के आधार पर समझाना है। किस तरीके से आप समझाएंगे? बाजार दर्शन निबंध में उपभोक्तावाद और बाजारवाद की अंतर वस्तु को बेहतर ढंग से स्पष्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ उदाहरण ही ऐसे दिए गए हैं कि आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। बाजार में दुकानदार किसी भी प्रकार से अपना सामान अधिक से अधिक मात्रा में मनचाहे दाम पर बेचना चाहता है। मान लीजिए अगर मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे पास यहाँ पर 50 साड़ियाँ हैं और मैं इनको बेचना चाहती हूँ जिनका दाम है सिर्फ 1000 रुपये, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि ये कम से कम नहीं तो 2-2 हज़ार रुपये में बेचे और मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा हो और मैं अपनी साड़ी 50 की 50 साड़ियाँ जो है वो 2-2 हज़ार रुपये में बेच दूँ। तो ये एक दुकानदार हमेशा चाहता है कि उसका जितना भी सामान है वो सारा सेल हो जाए और ज़्यादा पैसों में सेल हो, जितने में उसने खरीदा है उससे ज़्यादा पैसे में वो सेल हो। वे ग्राहक को तरह तरह से ललचाता है। अब जाहिर सी बात है, अब उसको उसके सामान को खरीदने और मन चाहे दाम पर खरीदने कौन आएगा? वो आएगा ग्राहक। अब ग्राहक को वो अपनी तरफ आकर्षित कैसे करेगा? वो अपनी दुकान को अच्छे से सजाएगा ताकि जितने भी ग्राहक आए वो उसके पास आ जाएं तुरंत। ग्राहक बाजार में अनेक प्रकार की आकर्षक वस्तुएं देखकर आकृष्ट हो जाता है और आवश्यकता ना होने पर भी अनेक वस्तुएं खरीद लेता है। ठीक है, यही चीज ये बाजारवाद को समझा रहा है। लेखक के शब्दों में बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया हो जो ना फंसे। यानी कि ऐसा है कि वो शैतान का जाल है, इतना बढ़िया सजाते हैं कि वो बेशरम ही होगा जो उसमें ना फंसे, और अक्सर होता है हम सभी फंस जाते हैं, इतना बढ़िया तरीके से सजा कर रखते हैं। लेखक बाजारवाद को स्पष्ट करते हुए कहता है, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, यानी कि वो बोलता कुछ नहीं है, सिर्फ आंखों के जरिए काम करता है और उसमें चाह जगती है। चाह मतलब इच्छा, और यहाँ इसका अर्थ हुआ अभाव, यानी कि हमारे पास सामान होते हुए भी हमें लगता है कि हमारे पास ये सामान नहीं है, जब हम उस जादू में फंसते हैं। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि स्वयं उसके पास चीजें पर्याप्त नहीं है और चाहिए। तो ये हम फंसते किस में हैं? बाजारवाद में फंस जाते हैं और उपभोक्तावाद को जन्म देते हैं, क्योंकि हम हर एक चीज का उपभोग कर लेना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? तो बाजारूपन का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कपट, जो बाजार लोगों के मन में कपट अर्थात छल को पैदा करे, लालच को पैदा करे, तो ये ऐसा बाजार जो है वो हमेशा बाजारूपन को बढ़ाता है। अब कैसे होता है देखिए, मैं इसको बताती हूँ
कैसे? पहला है बाजारूपन से तात्पर्य क्या है? जो बाजार लोगों के अंदर कपट पैदा करे। कपट पैदा करने का मतलब क्या है? जैसे मैं ग्राहक हूँ, मैं अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पे आपको बेचना चाहती हूँ, यानी कि मैं आपको ठगने की कीमत में बैठी हूँ, ठीक है। अब जब आप ग्राहक बन के आते हो तो आप क्या करते हो? मोल भाव करते, आप जो है कम पैसा देकर और उस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को खरीद लेना चाहते हो। तो इस तरीके से क्या कर रहे हो? हम दोनों के बीच एक भावना क्या आ रही है कि हम एक दूसरे को ठग लें। वो ज़्यादा पैसा लेना चाहता है, हम कम पैसा देकर ज़्यादा चीज़ लेना चाहते हैं, तो हम दोनों के बीच क्या है? कपट आ रहा है। सद्भावना कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। तो क्या दिया है? कपट को बढ़ावा देने वाला ही बाजारूपन का अर्थ है। इसके बढ़ने में परस्पर सद्भावना की कमी आ जाती है, मतलब हम एक दूसरे के अंदर सद्भाव नहीं रह जाता, हम दूसरे को किसी न किसी तरीके से फायदा उठा लेना चाहते हैं। इससे मनुष्य आपस में भाई भाई, मित्र या पड़ोसी नहीं रह जाते हैं, वे आपस में केवल ग्राहक और विक्रेता की तरह ही व्यवहार करते हैं। इससे एक की हानि दूसरे को अपना लाभ दिखाई देता है। बाजारूपन में शोषण अधिक और आवश्यकताओं का आदान प्रदान कम होता है। तो बाजारूपन में क्या होता है? हम दूसरे का शोषण अधिक करेंगे, हम यहाँ पर अपनी आवश्यकताएं जो हैं वो आदान प्रदान नहीं करते हैं। बाजार की सार्थकता, लेखक के विचार से वे ही व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करते हैं। यानी कि हम बाजार को सार्थकता तभी दे रहे हैं कि जब हमें पता है कि हमारी आवश्यकता की क्या चीज़ है, हम बाजार जाएं, वो सामान हमको वहाँ मिल जाए, सही दाम पे मिले और हम उसको सामान को लेकर आ जाएं। फालतू की खरीदारी हम वहाँ से बिल्कुल भी ना करें। जो अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करते हैं। यदि हम बाजार की चमक दमक में फंसक कर रह गए तो वह असंतोष, तृष्णा एवं ईर्ष्या से घायल कर बेकार बना डालती है। अतः बाजार की सार्थकता भगत जी जैसे लोगों में ही है जिन्हें अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान होता है। तो भगत जी जैसे लोग का उदाहरण उन्होंने क्यों दिया है? सिर्फ ये बताने के लिए कि हम सिर्फ बाजार से सार्थकता ले रहे हैं, हमें कोई और चीज खरीदनी ही नहीं बाजार से है। प्रश्न संख्या 25 है, स्त्री माया ना जोड़े। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्त्रियों को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? तो यहाँ पर माया जो शब्द है वो कई चीज़ों का पर्याय है। पहली चीज़ है पैसा, स्त्रियां जोड़ती हैं बुरे वक्त के लिए। आरामदेह वस्तुएं, ताकि उनका काम ठीक से हो, परिवार वालों को ठीक से सारी चीज़ें मिलें, ठीक है ना। तो देखिए क्या, माया शब्द का अर्थ है सांसारिक आराम पहुंचाने वाली वस्तुएं जो हमारे जीवन में सुख और आराम पहुंचाती हैं। स्त्रियों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे सौंदर्य के प्रति बहुत शीघ्रता से आकर्षित होती हैं। जो चीज़ सुंदरता है, मतलब मान लीजिए हम हैं, हमसे सुंदर औरत जरा हमको दिखेगी या लड़की दिखेगी तो हम उसकी सुंदरता पर आकर्षित होंगे कि उसने कैसी ड्रेस पहनी है, क्या क्या चीज़ें पहनी है, क्या क्या लगाती है, ठीक है ना। वे घर को सुंदर बनाने और साजो सामान जोड़ने का कार्य अच्छी तरह से कर सकती हैं। सामाजिक स्तर पर परिस्थितियां भी उनके इस गुण में वृद्धि करती हैं। वे सदैव अपने घर व बच्चों की देखरेख में जुटी रहती हैं। तो समझ में आया, यहाँ माया से तात्पर्य आपके दो चीज़ों से निकल रहा है। पहली चीज़ पैसा भी है माया, दूसरा आराम पहुंचाने वाले या सौंदर्यीकरण की चीज़ें। स्त्रियों के अंदर ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि वो पैसों को हमेशा बचाने की कोशिश करती हैं और अपने घर को सुंदर आरामदेह बनाने की परिस्थिति में हर तरीके से रहती है। अब ये परिस्थितिवश नहीं होता, एक तो जन्मजात भी होता है, दूसरा परिस्थितियाँ ये भी ये परिस्थितिवश होता है कि वो अपना फ्यूचर देख कर चलती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या होती है कि जिससे वो उनके घर के सभी सदस्यों को आराम मिल सके, ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल सके, इसलिए वो पैसों को जोड़ती हैं ताकि उन सारी चीज़ों से वो उसको खरीद सके और वक्त आने पर जब उन्हें किसी भी कारण से पैसों की ज़रूरत हो तो उन पैसों का वो सही इस्तेमाल भी कर सके। तो देखिए, ये बाजार दर्शन जो हमारा ये पूरा पाठ था, ये बहुत ही अच्छा पाठ है। आप समझ गए तो समझ लीजिए आपकी लाइफ सार्थक है, क्योंकि हम लोगों को हर हाल में बाजार जाना ही पड़ता है। हम फालतू की खरीदारी ना करें, इससे बचे रहें। बहुत सारे टिप्स जो हैं इस पूरे चैप्टर में दिए गए थे, तो हमने चैप्टर पूरी तरीके से हर एक पैटर्न को कंप्लीट कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस मैं यहाँ तक ही आपको पढ़ा रही हूँ, अभी तो हमारे और भी चैप्टर्स बाकी हैं, तो आगे उनको भी लेकर आ रही हूँ ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।